नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा पहले बताया था आपको ना कि गला खराब है थोड़ा, तो मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है। तो दिक्कत ये होती है कि टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। दर्द बहुत करता है और 2 सेंटेंस बोलूँगा, 3 सेंटेंस, और उसके बाद खाँसी आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं बोल भी नहीं सकता जब गला खराब होता है। तो इसलिए 3-4 दिन थोड़ा-सा गैप रखा मैंने। और जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बोला है कि अब आपको जो घटनाक्रम दुनिया में होता दिखाई देगा, वो एक तो समझ से परे होगा, और दूसरा इतना तेजी से घटेगा कि जिन चीज़ों को होने में महीनों या सालों लगते थे, वो दिनों के अंदर होने लगेंगी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें अभी चारों तरफ अपने होना शुरू हो गई हैं और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जैसे-जैसे हमारे चुनाव नज़दीक आएँगे, भारत के आम चुनाव जो मई में होने हैं, ये बहुत तेजी से बदलाव हमारे आसपास भी आपको दिखाई देता जाएगा। इस कड़ी में अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है जो हमारे कुछ सैनिकों की हत्या राजौरी वाले क्षेत्र में हुई है। और ये घटना हुई है उसके कुछ समय पहले ही। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनकी भी अमेरिका विजिट थी, और उसके बाद ये घटना सामने आई है। और जो आतंकवादी पकड़े या मारे गए हैं पिछले कुछ समय में, उनके पास से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन इक्विपमेंट मिला है। नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि चाइना से तो इनको सप्लाई आती है। अमेरिकन इक्विपमेंट मिलता था तो भी हम लोग ये एक मान लेते थे कि अफ़गानिस्तान की ब्लैक मार्केट में अमेरिकन वेपन्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं, इक्विपमेंट्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं। मतलब आप आज भी अगर काबुल और कंधार की कुछ मार्केट्स हैं, वहाँ जाएँगे, तो आपको बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड नाइट विजन डिवाइसेस, बाइनोकुलर्स और बहुत सारे अमेरिकन आर्मी का जो इक्विपमेंट होता है, उससे लेकर के शूज़ तक और जैकेट्स और सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। मतलब आप जो एक अमेरिका के एक सोल्जर की ड्रेस होती है, जो उसको इक्विपमेंट दिया जाता है, जूतों से लेकर के, बाइनोकुलर्स से लेकर के, गन्स, हर चीज़, नाइफ, गन, सब कुछ आपको वहाँ ईज़िली अवेलेबल है अफ़गानिस्तान में। तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ से शायद पाकिस्तान इन लोगों के लिए प्रोक्योर कर लेता है अमेरिकन वेपन्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे स्नाइपर राइफ़ल्स हैं, तो ये बहुत महँगी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और इसमें एक्यूरेसी का बहुत ख़ासियत होती है कि एक्यूरेट होनी चाहिए, आधा किलोमीटर या उससे ऊपर की मार करने के लिए। और ये राइफ़ल्स भी कई बार अमेरिकन पकड़ी जाती हैं, क्योंकि अच्छी राइफ़ल्स होती हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़िया होती है। आती वो बहुत सारी कंपनीज़ की हैं, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है, एक्यूरेसी बिगड़ने लगती है। तो अगर टारगेट आपका मान लीजिए आधा किलोमीटर से ऊपर और 1 किलोमीटर के आसपास का टारगेट है डिस्टेंस, तो दूसरी राइफ़ल्स में वो एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ गिनती की कंपनीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं जिनकी राइफ़ल्स काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती हैं इस मामले में। तो इस टाइप के वेपन्स का मिलना बताता है कि ये कहाँ से आ रहा है और कौन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बार जो इक्विपमेंट मिला है, वो अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकन आर्मी ने नहीं छोड़ा था। ये और भी लेटेस्ट और एडवांस्ड वेपन्स हैं। तो इससे कुछ घंटियाँ बज रही हैं कि हुआ क्या है, और इन सब हमलों के पीछे और भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के पीछे किसका हाथ है? अब समस्या एक ये है कि एक तरफ आप देखेंगे तो भारत के अंदर बहुत तगड़ा विदेशी निवेश आ रहा है, जिसमें अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भी काफी पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, वो इस समय बहुत ज्यादा भारत को लेकर के इनसिक्योर है, बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, भारत वैसा फॉलो करे। भारत बिल्कुल उसका उल्टा बिहेव करता है। ये चीज उनको समझ से बाहर है। जैसे
यूक्रेन युद्ध हुआ, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, भारत ने जाके रशिया से तेल खरीद लिया। ऐसे ही S-400 का मामला था। S-400 भारत रशिया से खरीद रहा था, तो भी अमेरिका में अपने आप ही उन्होंने एक बहस शुरू कर ली अमेरिका के अंदर कि S-400 लेंगे, अगर इंडिया लेगा तो उस पे फलाने फलाने एक्ट लागू हो जाएंगे और सैंक्शंस लगाना पड़ेगा, तो ऐसा लगाएंगे तो वैसा लगाएंगे, तो कौन सी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लग सकता है इंडिया की। फिर दूसरी तरफ से भी वहीं से जवाब आने लगा कि नहीं जी, सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वो है। भारत कोई जवाब नहीं दे रहा कि तुम लगाओगे नहीं लगाओगे, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही अमेरिका से। वो अमेरिका वाले खुद ही बात कर रहे हैं इस उम्मीद में कि भारत हमसे आकर के परमिशन लेगा, पूछेगा, बताएगा। नहीं बताया भारत ने, मतलब तुमको जो डिस्कशन करना है, जो डिबेट करना है, करते रहो। फिर वो हुआ कि नहीं जी, S-400 इंडिया ले लेगा, तो वो क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो अमेरिकन प्लेन्स को मैप कर लेगा, रीड कर लेगा, और इसलिए फिर हम इंडिया को फाइटर जेट्स नहीं बेचेंगे। भाई, हम खरीदने भी नहीं आ रहे हैं आपके पास, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। फिर इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो खुद आ गए, हमसे F-16 ले लो, हम पूरी फैक्ट्री यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, आप ही लोग बनाते रहना, सबको बेचते रहना। F-16 की जगह हमने उसका नया वर्जन F-21 बना दिया, वो ले लो। फिर बात यहां तक आ गई कि बोले वो भाई साहब, हमसे आप F-35 भी ले लो, वो तो वर्ल्ड का टॉप और लेटेस्ट फाइटर जेट है, आप वो ले लो। तो अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ डील कैसे करना है, इंडिया चाहता क्या है, इंडिया की अप्रोच क्या है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा बीच बीच में हमारे मीडिया में भी खबरें उठने लगती हैं कि भारत के रूस से संबंध खराब हो रहे हैं, बहुत नाराजगी चल रही है, ऐसा है वैसा। अभी कल परसों खबर आ गई कि इकोनॉमिक टाइम्स में शायद आ गई कि भाई, रुपए में ट्रेड करने वाला कोई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, और रुपए में कोई सौदा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे दिन खबर आ गई कि यूएई ने रुपए में तेल की डील शुरू कर दी है, और पहला ट्रांजैक्शन कुछ मिलियन डॉलर्स का रुपए में हो भी गया यूएई के साथ। तो मतलब जो एक पूरी लॉबी है, जो मीडिया में बैठे हैं, जो इंटेलिजेंशिया है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो मतलब अमेरिका के, इंडिया के, दुनिया भर के, इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो अपना गैस वर्क लगाते रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि भारत को किसी तरीके से दबाव में लिया जाए ताकि भारत अपने ये हरकतें बदल दे, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब इनको ये चीज नहीं समझ में आती है कि तुम भारत के साथ दांव पेंच और राजनीति खेल रहे हो यार। जब पूरा वेस्ट और दुनिया जंगलों में घूमती थी, जानवर मार के खाती थी, शिकार कर रही होती थी, तब आज से 3000 ढाई 3000 साल पहले आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र लिख के गए हैं। उस किताब को पढ़ लोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि राजनीति होती क्या, कूटनीति होती क्या है, युद्ध नीति होती क्या है। उससे 2 ढाई हजार साल पहले विदुर नीति लिखी जा चुकी है, जो पूरी राजनीति की किताब है कि देश को चलाना कैसे है, सत्ता को चलाना कैसे है। जब इन लोगों को भाषा बोलनी नहीं आती थी, ये जानवरों की तरह चीखते चिल्लाते घूमते थे, तब हमारे यहाँ मनुस्मृति लिखी जा चुकी थी, जिसको कि आप कह सकते हो कि दुनिया का पहला संविधान है, कि पूरे राष्ट्र का नियम कानून कायदे क्या होने चाहिए, एक समाज के नियम कानून कायदे क्या होने चाहिए, वो मनुस्मृति लिखी जा चुकी थी हजारों साल पहले। और इन मूर्खों को लगता है कि भारत में आप भारत के साथ दांव पेंच और राजनीति खेल करके भारत को दबा लोगे या भारत की चालों को समझ लोगे, तो वो होता नहीं, और उसी में ये परेशान है। अब भारत को दबाव में लेने के लिए आप सोचिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये अमेरिका के वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान से वहां बुलाते हैं अमेरिका, वो अमेरिका की यात्रा पे जाता है।
वहां उसको 6 दिन के लिए बिठा के रखते हैं और तमाम लोगों से बात बात होती है। कभी वो इनके फॉरेन सेक्रेटरी से मिलता हुआ फोटो दिखा रहा है, कभी वो इनके डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहा है, कभी डिप्टी एनएसए से मिल रहा है। वहां पे भी आप देखेंगे तो अमेरिका फोटोज सबकी जारी कर रहा है, लेकिन कोई बयान या कोई स्टेटमेंट जारी करने की हिम्मत नहीं पड़ रही अमेरिका की, जिसमें वो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का अगर आर्मी चीफ और डिफैक्टो बादशाह कह लीजिए, वो अगर आया हुआ है तो वो भारत के विरोध में कुछ ना कुछ तो बोले। मतलब पिछले 76 साल का तो रिकॉर्ड है कि इनको, पाकिस्तानियों को जहां चार विदेशी दिखते हैं ये कश्मीर कश्मीर रोने लगते हैं। वहां पे कोई स्टेटमेंट सरकारी तौर पे जारी नहीं होता है, लेकिन वो एक मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं कि देखो इंडिया, हम पाकिस्तान को फिर से लाड़ प्यार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बदले में क्या होता है, भारत से खबर आती है कि जयशंकर साहब 6 दिन की विजिट पे रूस जा रहे हैं और वो तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। अब अमेरिका फिर परेशान कि ये इंडिया है किसकी साइड। ये लोग वहां पे रेड सी वाला जो मामला चल रहा है, जो हूती विद्रोही हंगामा किए पड़े हैं और दुनिया भर के जो व्यापारिक जहाज हैं, मर्चेंट वेसल्स हैं, उनके ऊपर ये लोग रॉकेट्स और मिसाइलें और ड्रोन और पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, धमाधुम हमला किए पड़े हैं। एक जहाज तो अगवाई करके ले गए हैं। तो उस सब को रोकने के चक्कर में अमेरिका ने घोषणा की कि हम 10 देशों का एक समूह बना रहे हैं और वो मिलकर के पूरे मामले को देखेगा। फिर खबर आई कि नहीं जी, ये 20 देशों का है एक्चुअली, लेकिन इसमें 8-10 देश ऐसे हैं जो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम और यहूदी लड़ाई में आप किसकी साइड हो वो वाला एक इशू आ जाएगा। मुस्लिम देश कुछ हैं जो नहीं आना चाहते हैं। भारत को इन्होंने बोला बहुत कि आपका इंडियन ओशन रीजन है, आप आइए, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। भारत ने बोला कि हमको, हमारे जो शिप मर्चेंट वेसल्स हैं, उनकी सुरक्षा इंडियन ओशन रीजन में हमारी है, वो हम देख लेंगे। और भारत ने अपने 2 शिप्स, आईएनएस कोची और एक और कोलकाता या क्या है, तो वो 2 डिस्ट्रॉयर्स भारत ने वहां तैनात कर दिए यमन के पास। और भारत ने कहा कि हम आपके इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, हम अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था खुद करते रहेंगे। फिर अचानक एक घटना घटती है। भारत के कोस्ट से 215-20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे, मतलब हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसके अंदर कोई घटना घटती है तो भारत उस पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो भारत की टेरिटरी में माना जाता है। समुद्र 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये उससे जस्ट 15 किलोमीटर पीछे एक शिप के ऊपर अटैक हो जाता है। कहा जाता है कि ड्रोन अटैक है। और तत्काल अमेरिका से एक न्यूज आती है कि ये काम ईरान और हुतियों का किया हुआ है। अच्छा, वो लोकेशन ऐसी है कि वहां से बहुत ही नजदीक कराची का पोर्ट लगता है पाकिस्तान का, फिर ग्वादर का पोर्ट लगता है, फिर ईरान का चाबहार पोर्ट लगता है। तो ये सारे पोर्ट, मतलब पाकिस्तान, ईरान, सब काफी नजदीकी में है। और बीच समंदर में अगर कोई ड्रोन आकर हिट किया है या कोई मिसाइल हिट की है तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 किलोमीटर की रेंज होती है इनकी। तो किसी भी देश से आ सकता है, लेकिन अमेरिका तुरंत आके बोलता है कि वो ड्रोन का हमला था जी और वो ईरान ने किया है। ईरान की खबर आती है, ईरान बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कि ईरान को भी पता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हैं और ईरान की तो नस ऐसी पकड़ी हुई है इंडिया ने कि ईरान दाहिने बाएं हिल भी नहीं सकता। वो कोशिश वो करते हैं, फितरत है, करते हैं कोशिश दाएं बाएं होने की, और वो थोड़ी सी दबा दी जाती है नस, वो चुपचाप बैठ जाता है। भारत के खिलाफ ईरान कल्पना भी नहीं कर सकता कुछ करने की। तो ईरान का खंडन आ गया,
हूतियों की तरफ से भी खंडन आ गया कि भाई हम लोगों ने भी नहीं किया, क्योंकि सबको ये पता है कि एक तो भारत के ईरान से संबंध अच्छे हैं, भारत के यमन से संबंध बहुत अच्छे हैं। आज भी 20,000 लोग करीब यमन में भारतीय नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हूतियों को भी ये पता है कि भैया इंडिया वालों से हम दुश्मनी या पंगा नहीं कर सकते, और सबको ये पता है कि इंडियन ओशन और अरब सी के अंदर भारत की नेवी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है पूरे इंडियन ओशन रीजन में। भारत अकेले ने सोमालिया के जो पायरेट्स होते थे, जो समुद्री जहाजों को अगवा करके फिरौतियां लिया करते थे, उनकी कमर तोड़ के रख दी थी। और भारत के शिप्स पूरी दबंगई के साथ इधर से उधर होते हैं, भारत के जहाजों पे कोई हाथ लगाता नहीं है, क्योंकि पीछे से नेवी आके खड़ी हो जाती है भारत। तो ये घटनाक्रम जो हुआ, भारत ने तीसरा एक डिस्ट्रॉयर और भेज दिया, वो आईएनएस मुर्मुगांव गांव करके, उसको भी भेज दिया वहां। और उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट आ गया कि भारत इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और इस शिप के साथ किसने क्या किया है ये तो हम समुद्र की तलहटी से भी पकड़ लाएंगे उसको। और भारत ने ना अमेरिका के उस आरोप का जवाब दिया कि किसने किया है, ना ईरान को जवाब दिया, ना हूतियों को जवाब दिया। भारत की तरफ से बस एक ये बयान आया है राजनाथ जी का, कि जिसमें भारत ने बड़ा साफ अल्फाजों में कह दिया है कि जिसने भी किया है हम उसको पकड़ के निकाल लेंगे। कुछ इंटेलिजेंस आई होगी, कोई ना कोई खुराफाती गैंग होगी, और यहां भी मेरे को लगता है कि कोई ना कोई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो है उसका प्रयोग किया गया है, और उन लोगों ने ये अटैक किसी न किसी तरीके से किया है, पाकिस्तान से आके किया है। और उनको जानकारी और इस शिप के मूवमेंट और कोऑर्डिनेट्स कहीं से उपलब्ध कराए गए हैं, कोई जो सैटेलाइट से इस शिप को मॉनिटर कर रहा था, और एग्जैक्टली उस टाइम पे कि जब वो शिप भारत के इकोनॉमिक जोन से जस्ट 15-20 नॉटिकल माइल्स दूर था, उतने पे उसके ऊपर अटैक किया गया है, ताकि भारत के लिए ये वो ना बने कि भारत की टेरिटरी में किसी ने हमला किया। तो ये बड़ा सोचा समझा टाइप का अटैक है, और भारत इसकी पूरी जांच भी कर रहा है। ये इस टाइप की घटनाएं अब लगातार होंगी। भारत के अंदर भी हंगामा किया जाएगा कि भारत क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही, सेना क्या कर रही, ये सब भी चलेगा। नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी, विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर के हंगामे काटेगा। और अब सरकार ने एक बड़ा सख्त रुख अपना लिया है कि भारत के बाहर वालों से तो जो है हम निपटेंगे ही निपटेंगे, भारत के अंदर भारत के खिलाफ, भारत के हितों के खिलाफ जो लोग बकवासें करते रहते हैं, उल जलूल हरकतें करते रहते हैं, उनको बख्शना नहीं। और इसकी झलक आपको दिखी होगी कि जब रिकॉर्ड बन गया, जब 143-42 सांसदों को निलंबित कर दिया शीतकालीन सत्र से, ये विपक्ष को भी मैसेज था कि तुम लोगों के हाथ और चेहरे काफी काले हैं, यहां नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। देश के विरोध में अगर आपने कोई खुराफातें करने की कोशिश की, आपके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब वो छूट या ढील देने वाला समय खत्म हो गया। तो वो सांसदों की निलंबन करके उनको एक मैसेज दे दिया गया। अब अमेरिका, चाइना, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत किस तरीके से मूव कर रहा है, भारत करना क्या चाहता है, भारत कहना। अमेरिका को ये उम्मीद है कि भारत एक हमारा पिछलग्गू देश बन करके पीछे पीछे घूमेगा, जैसे इंग्लैंड घूमता था। लेकिन भारत ने एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी नाम का शब्द निकाल दिया, और आज जिस देश को देखो वो अमेरिका से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। तो वो बड़े परेशान है उससे कि यार ये लोग मानने को तैयार नहीं है ये। अच्छा भाई, भारत में राजनीति कैसे की जाती है, कैसे चला जाता है, आज तो राजनीति शुरू हुई है भारत में। जो हमारी पुरानी चाणक्य महाराज की विरासत थी, आज राजनीति उसके हिसाब से चली जा रही है, हो रही है। आज तो हमारा विपक्ष है, उसके पास मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए।
तो तुमको कहां से समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं? तुम्हारे पास भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा भाई साहब। और जो बाइडेन, आप तो वैसे ही होश हवास में नहीं रहते। अमेरिका में लोगों को खुद नहीं पता है कि उनकी सरकार चला कौन रहा है, क्योंकि जो बाइडेन साहब तो मतलब वो 2-3 दिन में एक बार ट्यूबलाइट की तरह थोड़ी देर के लिए जलते हैं, और उस समय उनको पकड़ के लाकर बाहर मीडिया आइडिया में दिखा दिया जाता है। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है, पता नहीं। तो अमेरिका में तो अमेरिका की पब्लिक को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उनके यहाँ की राजनीति चला कौन रहा है, उनकी सरकार कैसे चल रही है, कौन राष्ट्रपति है, कौन आदेश दे रहा है और क्या हो रहा है। वहां पे ये हालात हैं कि मतलब फॉरेन सेक्रेटरी जो है एंथनी ब्लिंकन, वो कुछ अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। उनके साथ सीआईए मिलकर के कुछ अपना एजेंडा चलाती रहती है। उससे बिल्कुल उल्टा डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उसका अलग एजेंडा चलता है। डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो भारत के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो भारत के साथ पंगेबाजी करता रहता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, और फिर डांट खाते हैं, गाली खाते हैं, बेइज्जत होते हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मोदी जी ये लगातार कहते आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली नीति नहीं होती। टेररिस्ट टेररिस्ट है, पूरी दुनिया उसको एक आतंकवादी की नजर से ही देखे। आपका आतंकवादी और मेरा आतंकवादी ये नहीं चल सकता। ना आपके पास कोई आतंकवादी होना चाहिए, ना मेरे पास कोई आतंकवादी होना चाहिए। तो भारत की ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है। और मजे की बात है, जो ग्लोबल साउथ, जो 120-30 देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं, ये ज्यादातर देश इस आतंकवाद की समस्या से पीड़ित। इसमें मैक्सिमम अफ्रीका है, जो पूरे अफ्रीका को सत्यानाश कर डाला है इस आतंकवाद के चक्कर में। कभी भी वहां पे कोई भी एक आदमी अचानक उसके पास पैसे और हथियार आते हैं, वो 50-100 लोगों का गैंग बना लेता है, गांव के गांव कब्जा करना शुरू कर देता है, लूटमार शुरू कर देता है और धीरे से एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठ जाता है। उसे वॉरलॉर्ड का नाम दे रखा है वेस्टर्न मीडिया ने। ये वॉरलॉर्ड अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। अब आपका मान लीजिए उस देश में कोई माइनिंग हो रही है, तो किसी वॉरलॉर्ड लॉर्ड के इलाके में वो माइन आती है तो वो वसूली कर रहा है। उसके बाद वो माइन से माल निकल करके किसी दूसरी जगह जा रहा है, तो रास्ते में 3 वॉरलॉर्ड्स के एरिया हैं, तीनों वसूली करते हैं। उसके बाद धीरे से ये होता है, माइनिंग बंद हो जाती है, देश की इनकम बंद हो जाती है, देश गरीब का गरीब बना रह जाता है। ये हालत है। तो अफ्रीका खुद इस आतंकवाद से परेशान है। उनको खुद नहीं समझ में आता है कि अचानक ऐसा कैसे होता है कि किसी भी एक खुराफाती इंसान के हाथ में उनके यहाँ अचानक खूब सारा पैसा आ जाता है और खूब सारे हथियार आ जाते हैं, और वो अपना एक गैंग खड़ा कर लेता है, अपनी एक फौज खड़ी कर लेता है, 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों की, और एक इलाके पे कब्जा करके बैठ जाता है। तो अफ्रीकन कंट्रीज भी परेशान है, और ये आतंकवाद का पालन पोषण जो है ये पश्चिमी देश करते हैं। ये लोग इनको यूज करते हैं, टेररिस्ट को, किसी भी देश के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने में, सरकार गिराने में। सरकार गिर जाती है, इनके फेवर की सरकार आ जाती है, सारा आतंकवाद खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। अब भारत ने जैसे मोजाम्बिक के साथ ऑयल और गैस फील्ड के लिए समझौता किया था, जिसमें मोजाम्बिक ने भारत को कुछ ऑयल और गैस फील्ड्स दिए थे कि आप इसको डेवलप करिए और चलाइए। और ऑब्वियस सी बात है, उससे टैक्स और बाकी बहुत सारी चीजों में और रेवेन्यू में एक हिस्सा मोजाम्बिक को मिलेगा। अब उनके पास इतना पैसा या इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद वो निकाल पाए गैस और ऑयल वहां से। तो भारत को उन्होंने दिया था, भारत ने लिया था सालों पहले। जैसे ही भारत का एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ, अचानक मोजाम्बिक में ये आतंकवाद और चरमपंथी पैदा हो गए, पूरा मामला डिस्टर्ब हो गया और सालों वो सब बंद रहा। अब जाकर के वहां पे शांति हुई है, अब वो कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये आतंकवाद हमेशा पश्चिमी देशों के बड़े सफाई से ये लोग काम करते हैं। इनकी जो सीक्रेट सर्विसेज वगैरह हैं, ये पूरी दुनिया में घूम करके ये आतंकवादी गुट तैयार करते रहते हैं, और जब इनका जहां पे हित होता है वहां पे उस चीज को वो ट्रिगर करते हैं। मूर्खता ये हो गई इनसे कि भारत
लगातार इनकी इसी हरकत को पकड़ के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये बोल रहा है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, सारी दुनिया इस पे कार्रवाई करे। इन मूर्खों ने पहले कनाडा में निज्जर के बारे में हंगामा किया, खुद ही किया कि देखो जी निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया। अब आप उसका सबूत इसलिए नहीं लेके आ रहे हो या कुछ उस पे आगे करने की स्थिति में नहीं हो क्योंकि उसके अगेंस्ट में भारत के अंदर फाइलें खुली हुई हैं, एफआईआर दर्ज हैं। भारत के अंदर वो एक भगोड़ा और घोषित टेररिस्ट है। उसके एक्सट्रेडिशन की मांग भारत कनाडा से कई बार कर चुका था और इंटरपोल तक को चिट्ठी लिखी हुई थी कि ये हमारे यहाँ का फ्यूजिटिव है, टेररिस्ट है, कनाडा में शरण लेके बैठा हुआ है। आप पकड़े गए कि आप आतंकवादियों को संरक्षण दे के बैठे हैं, आप उनको बचा रहे हैं।